ये कंपैरिजन की बात है। कंपैरिजन में अल्कोहल वर्सेस फिनॉल का कंपैरिजन है। और यहां पर पहली बात सिंपल लिखी है कि अल्कोहल फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है। हम जानते हैं अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल जीत जाता है। इसके कारण के बारे में बता देता हूं कि दो कारण इसके होते हैं। दोनों कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पर एक ही कारण की स्लाइड है और पहला कारण है रेजोनेंस। क्या है? आपको मैं दो बातें बता रहा हूं, ये दोनों बातों को याद रखना, क्योंकि आपको आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो आपको पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ नापने का ज्यादा कम कौन तरीके क्या हैं। दो बेसिक तरीके हैं। जैसे आज भी कोई मुझसे बोलेगा SN1 के लिए बेसिक रूल, मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आई विल नॉट से 3-2-1। 3-2-1 इज नॉट अ बेसिक रूल, वो तो कभी कभी लगता है। अगर कार्बन चेन होगी तो 3-2-1 लगेगा, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के हिसाब से देखेंगे तो हर बार सही उत्तर मिलेगा। जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वो SN1 से जल्दी रिएक्ट करता है, रूल है। ऐसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ के दो रूल हैं। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ के ये दो रूल या इनमें से कोई एक रूल लगाकर किसी भी प्रश्न में चेक करेंगे, आपके मन को सही उत्तर, सही रैंक, सही ऑर्डर मिल जाएगी। क्या है उत्तर, क्या है तरीका, जानिए। देखो, पहले तो H+ का निकलना आसान होना चाहिए और H+ के निकलने के बाद जो बच जाएगा उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। दो बातें बोल रहा हूं। H+ का निकलना आसान हो, आसानी से H+ निकल जाए तो वो एसिडिक ज्यादा है। और दूसरा तरीका है चेक करने का कि H+ के निकलने के बाद जो भी बचा, कौन से केस में वो बचा हुआ स्ट्रक्चर ज्यादा खुश है, ज्यादा स्टेबल है, तड़प नहीं रहा। तो H+ के निकलने के बाद की परेशानियां जो हैं, जिसकी कम होती हैं, वो ज्यादा एसिडिक होता है। या H+ अभी निकला नहीं है, निकलने वाला है, तो कौन ऐसा है या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऐसी कंडीशंस आ चुकी हैं, परिस्थितियां पहले से हैं जो H+ को निकलने को धक्का मार रही है कि निकल यार, तो निकल। तो दो चीजें देखनी है और दोनों ही देखनी है। कभी कभी तो बच्चा कभी कभी एक देखता है, उसको तो कई बार दो पता भी नहीं होती है। फिनॉल के केस में क्या कहानी है? फिनॉल के केस में यह कहानी है कि यह है फिनॉल, इसे आप फिनॉल कहते हैं। बेंजीन के ऊपर OH। अब यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन H का है, एक इलेक्ट्रॉन O का है। तो सारी कहानी ट्विंकल ये है कि जब आप कहते हो कि एसिडिक मतलब H+ निकलना मतलब एसिडिक होता है, कि ये फिनॉल अपने H को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। फिनॉल पे मजबूरी इतनी है कि ऑक्सीजन के पास खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। कितने? ऑक्सीजन को बिल्कुल पसंद नहीं है उसका एक भी इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अमंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। वो कहता है मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, साइज छोटा, 2 शेल, सब कुछ छोटा है, बढ़िया बढ़िया, इलेक्ट्रॉन को खींच के ले आता है। ऑक्सीजन वो है, अभी सुन लो मेरी बात को ध्यान से, ऑक्सीजन वो है जो नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन छीन के ले आता है। नोबल गैस कौन? ज़ेनन। सुना है कभी ज़ेनन? तो ऑक्सीजन कहता है होगी तू नोबल गैस, होगा तेरा ऑक्टेट कंप्लीट, मेरा मन है इलेक्ट्रॉन लेने का, तेरा ऑक्टेट स्टेबलाइज सब हटा दूंगा। और ऑक्सीजन जाता है, इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो ऑक्सीजन ज़ेनन से इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है, कभी कभी क्रिप्टन की भी प्रयास करता है। तो जो नोबल गैस स्टेबल फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाके उसके इलेक्ट्रॉन छीन के लाने का दम रखता है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन कोई छीन लेगा तो वो तो तड़पेगा ही ना। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से थोड़ी देर के लिए भी गायब होते हैं, आंखों से ओझल होते हैं, ऑक्सीजन तड़पने लग जाता है भाई। यही केस होता है फिनॉल के ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ये जो 2 लोन पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है सॉरी, ये बेंजीन की रिंग में रेजोनेंस करने लग जाते हैं। और जब ये रेजोनेंस करना चालू करते हैं तो फिर क्या होता है? रेजोनेंस के कारण ये पूरे के पूरे लोन पेयर बेंजीन रिंग में घूमते रहते हैं। और जितने समय तक ये दोनों बेंजीन रिंग में घूम रहे होते हैं उतने समय तक हमारे सुपर पावरफुल ऑक्सीजन पर एक स्टैंप लग जाता है मुजरिम का। समझ रहे हो? एक मुजरिम का स्टैंप भी लगता है उसे कि मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, उसका स्टैंप होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या? तो स्थिति क्या होती है? स्थिति ये होती है भाई कि ये आपका बेंजीन ऐसा कुछ बन जाता है भाई। ये देखो, चले गए 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ही बचे हैं, 6 थे चले गए, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, परेशान हो गया ये। और ये पॉजिटिव चार्ज काफी देर तक इस पे रहेगा, जब तक ये वाला लोन पेयर जो नेगेटिव चार्ज के रूप में दिख रहा है आपको, ये लोन पेयर जब तक रिंग में घूमता रहेगा तब तक इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। घूम फिर के लोन पेयर इसके वापस जाएगा, तब 1 सेकंड के लिए पॉजिटिव चार्ज शांत होगा, फिर से लोन पेयर रिंग में घूमने लग जाएगा। तो ऑक्सीजन अधिकतम समय फील कर रहा होता है किसी ने उसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए। अब सोचो ना यार, सोचो
आप अत्यंत भूखे इंसान हो, कोई आपका ही खाना छीन ले तो आप आसपास किसको देखोगे? सबसे ताकतवर वाले को देखोगे खाना छीनने के लिए, या सबसे कमजोर वाले को? कमजोर वाले को है, मतलब छीनना आता है तुम्हें, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे कमजोर है भाई। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने अगल बगल में देखा, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले गया, मैं सबके इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। आसपास कौन दिखा? एक इतनी भयानक बेंजीन रिंग। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीन तो सकता है, पर ऑक्सीजन में इतनी ताकत नहीं है कि पहले बेंजीन रिंग के समक्ष जाकर उससे इलेक्ट्रॉन ले पाए। बेंजीन रिंग स्टेबिलिटी का वो लेके बैठी होती है पूरा, समझ रहे हो, रेजोनेंस के कारण कि आई एम द मोस्ट स्टेबल, ये वो 6 मेंबर रिंग है, स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस है। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन छीनना, उसके पाई इलेक्ट्रॉन खींचना पॉसिबल नहीं है। तो जब ऑक्सीजन बेंजीन पे देखता है तो नहीं मिलते इलेक्ट्रॉन, नहीं मिल भी सकते, मिलेंगे भी नहीं। इर्द गिर्द नजर घुमाता है, इसको दिखता है ये गरीब छुटका हाइड्रोजन, तो ये कहता है तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। किससे बोलता है? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कहता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास मेरी खुद की कैपेसिटी में एक इलेक्ट्रॉन है, मेरा एक तेरा है, तो ऑक्सीजन को कायदे से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उसके पास ले लेना चाहिए। पर ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन रिंग में गए हैं? 2। कितने गए हैं? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आसपास सबसे कमजोर बंदा हाइड्रोजन दिखा, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का भी और खुद का भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन छीनने का प्रयास किया, और छीनने के प्रयास में एच भाई साहब कमजोर थे बेचारे, लात मार के उन्हें बाहर भगा दिया। तो एच जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ रहा करता है, उसका वो एक इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया गया और उसे बना दिया गया H+, और ये हाइड्रोजन निकल गया। जब ये H+ निकल जाता है तो H+ निकल गया, यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, H+ भाई साहब निकल गए। अब ये परिस्थितियां शुरुआत से रहती हैं फिनॉल में। फिनॉल जैसे ही बनता है, लोन पेयर भाग जाते हैं बेंजीन में घूमने के लिए, ऑक्सीजन तड़पने लग जाता है। सारा खेल देखो, आगे भी चैप्टर आएंगे, एल्डी कीटो आएगा, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। हर बार जब आपसे ऑर्गेनिक में पूछा जाएगा किसका H+ जल्दी जाएगा, तो आप खुद से बोलना जिसका ऑक्सीजन ज्यादा तड़प रहा है। जिस केस में ऑक्सीजन ज्यादा परेशान होता है, उस केस में H+ जल्दी निकल जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन H+ खुद थोड़ा निकलता है, ऑक्सीजन लात मार के निकालता है उसे। ऑक्सीजन लात कब मारेगा? ऑक्सीजन दुखी होगा। तो जितना ज्यादा, एक लाइन बोल रहा हूं, अंग्रेजी की लाइन है, पेपर में यूज करनी होती है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना जल्दी H+ आयन निकलेगा। जितना ज्यादा जल्दी है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये लाइन ही है, ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसी के नंबर होते हैं। ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ड्यू टू रेजोनेंस, पूरा आंसर बोल रहा हूं, ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन आर डिस्पर्स्ड, DISPERSED, dispersed over the benzene ring. Due to resonance, the lone pair of oxygen are over the benzene. So oxygen becomes electron deficient. So electron deficient oxygen snatches the electrons from the OH bond, thereby making the release of H+ ion easy. ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचता है और H+ के निकलने की चांसेस को बहुत हाई कर देता है। पर ये काम अल्कोहल में नहीं होता। किसमें नहीं होता? तो यहां बात चल रही थी अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। तो अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ये कहानी है भाई, कुछ ये O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ है। ऑक्सीजन पे खुद के इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे। 6 भी क्यों होंगे? 4। स्टार्टिंग से कोई बोल भी नहीं रहा, मैं टोटली लिख रहा था। 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ इस केस में कोई है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा है? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है कोई? अल्कोहल के केस में ये दोनों ग्रुप जाने अनजाने में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ा ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ऑक्सीजन कह रहा है कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन कह रहा है मुझे कोई खतरा तो नहीं है, कहीं तो मुझे लात तो नहीं मार देगा। ऑक्सीजन ने कहा भाई साहब मस्त रहो आप यहां पे यार, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से 2 मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हैं, कार्बन चेन जुड़ी हैं, वो कार्बन चेन प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। मेरे पूरे इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आ रही है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लेके तुम्हें भगाने वाला। तो यहां पर H सिक्योर महसूस करता है, H के निकलने के लिए कोई कंडीशन पैदा होती ही नहीं है। तो कोई साफ साफ भी मुझसे पूछेगा ना अल्कोहल फिनॉल कौन एसिडिक? फिनॉल एसिडिक। फिनॉल में ऑक्सीजन रो रहा है भाई, रोएगा तो H+ को लात मार देगा, उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हर बार तीनों चैप्टर में अगले वाले ऑक्सीजन यही काम करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी आती है साइड में देखता है H है, दे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उसको, H+ बनाएगा। ठीक है,
अब ये पहला तरीका है देखने का, एसिडिक देखने का पहला तरीका अर्थात कि आप पहले तरीके से जज कर पा रहे हो कि एसिडिक है या एसिडिक नहीं है। क्या तरीका बताया मैंने? नहीं, कुछ बच्चों ने अच्छे शब्द यूज किए, अच्छा लगा। मैंने तुम्हें एसिडिक चेक करने का पहले तरीके में ये बताया कि सबसे पहले ये चेक करो कि H+ का निकलना आसान है, और इस केस में H+ के निकलने को कौन रेगुलेट कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, H+ जल्दी निकल जाएगा। अंग्रेजी में बोले, when oxygen becomes electron deficient, it will make the release of H+ ion more easy। ठीक है, यही शब्द यूज करना भाई। आपके जो टॉप 100 है उसमें भी ये क्वेश्चन होगा 100%, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलीज ऑफ H+ आयन इजी कब हो जाती है? जब भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। आर यू श्योर? अच्छा, देखिएगा, बढ़े आगे। अच्छा, अभी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ये नीट में भी काम आता है। मैं भी आपको एक क्वेश्चन का जिक्र भी दे दूंगा नीट जेईई का, कैसे क्वेश्चन आते हैं और वहां पे ये कैसे लग जाता है। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं होगा, पर जो बता रहा हूं वो लग जाएगा। दूसरा तरीका भैया, H+ निकलने में कौन आसानी बरतेगा? वो ज्यादा एसिडिक, हाँ देख लिया। पर H+ निकलने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल है, उस तरीके से भी देखना बहुत जरूरी है। अगर H+ निकल गया तो H+ निकलने के बाद कौन सा चार्ज आता है? H+ निकल जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, जब H+ निकल जाएगा तो H+ निकलने के बाद ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव। H+ गया है ना, H+ चला गया, उस दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने रख लिए? तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें नेगेटिव आता है, जो जिसका चला गया इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आएगा। तो H+ चला गया, उसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? O ने, तो O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, O पे नेगेटिव चार्ज है। अब यार देखो, मानता हूं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन बहुत पसंद है, पर दुनिया में कोई भी आयन, कोई भी एटम नेगेटिव चार्ज के साथ खुश नहीं होता। चार्जेस तो किसी को पसंद नहीं होते अपने ऊपर, तो क्या करेगा ऑक्सीजन? क्या करेगा? परेशान होगा। नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा परेशान होगा। अगर मैं किसकी बात करूं? एल्केन की, तो एल्केन में अगर मैंने जबरदस्ती करके H+ निकाल दिया, अल्कोहल में जबरदस्ती करके H+ निकाल दिया, तो H+ निकालने के बाद यहां भी ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आया, यहां भी आया, H+ निकल चुका है। अभी H+ निकलने के बाद कौन सा वाला बंदा ज्यादा सुखी है? निकलने से पहले निकलने की परिस्थितियां भी इसी में पैदा हो रही थी, और निकलने के बाद खुशी भी ज्यादा इसी में है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर नेगेटिव चार्ज को लाद कर बैठा है और ढूंढ रहा है आसपास, यार कोई है तो यार कम कर दो, यार पानी वानी डाल दो कुछ। तो यहां पर आग में पानी तो नहीं, आग में घी डालने वाले, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाने वाले कार्बन चेन लगी पड़ी है साथ में। कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देती है। यहां पर इसने आसपास देखा ऑक्सीजन ने, कोई है जो हेल्प कर सकता है क्या? तो कौन मिला इसे? जैसे लोन पेयर रेजोनेंस के लिए भाग गया था, अब नेगेटिव चार्ज बेंजीन में भाग जाएगा और रेजोनेंस करके कुछ देर के लिए वापस आएगा। ऑक्सीजन बोलेगा बढ़िया, ये मेरे नेगेटिव चार्ज को कम करने के बजाय उसे ले ही लेता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। क्या? और इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या? इन दोनों में से कौन स्टेबल? फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। अब क्या है भैया, शुरुआत में जब मैंने 12वीं में पढ़ा था तो मुझे समझ ही नहीं आया था ये दो अलग अलग रीजन है। हमें लगा एक ही रीजन है। क्या रीजन है? ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ऑक्सीजन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट मेक्स द रिलीज ऑफ H+ आयन मोर इजी, दैट इज व्हाई फिनॉल आर मोर एसिडिक। फिर इसका पहला लाइन क्या थी? ड्यू टू रेजोनेंस। फिर सर ने हमें बोला कि दूसरा रीजन लिखो, बताओ। या सर ने बताया तो हमसे पूछा, तो हमने कहा यही तो था, ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरे में भी तो वही है, ड्यू टू रेजोनेंस। पर दोनों रीजन अलग है, सेम है? अलग अलग है। पहले केस में फिनॉल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, इसलिए उसने H+ को निकाल दिया, और जब H+ निकल गया ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज आने के बाद फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस हुआ, और उसके कारण फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल फील कर रहा था। तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी और फिनॉल में होने वाला रेजोनेंस, ये दो हेडिंग है। व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। दोनों हेडिंग दोबारा बोल रहा हूं, फिनॉल में होने वाला रेजोनेंस और फिनॉक्साइड आयन की ज्यादा स्टेबिलिटी। फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड। ये कारण है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू
एल्कोहल। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया था, हमने सर से क्यों पूछा था, क्योंकि पेपर में आया 2 नंबर का, हमने 1 पॉइंट लिख दिया, हमें 1 ही नंबर मिला, तो हमने पूछा 2 रीजन कहां से लाएं, तो उन्होंने बोला 2 ही तो रीजन होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ी हमने, 2 ही रीजन होते हैं, दोनों अलग अलग बातें थी। एल्कोक्साइड आयन और फिनॉक्साइड में फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी, और एल्कोहल और फिनॉल में एल्कोहल में होने वाला रेजोनेंस। एल्कोहल की रेजोनेंस की वजह से, अब सरकार नीचे देखा, गधा ही है सामने, 1 सेकंड भी नीचे नहीं देखना, सामने, रितांश की तरह नहीं करना, 1 सेकंड नीचे देखना है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने मतलब सामने, ठीक है। फिनॉल में होने वाला रेजोनेंस H+ के निकलने को आसान बनाता है, और फिनॉक्साइड आयन में होने वाला रेजोनेंस H+ के निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल रखता है, और ये दोनों चीजें एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाती हैं, ये दोनों चीजें फेवर कर रही हैं मोर एसिडिक स्ट्रेंथ को। इन दोनों बातों को समझना, निकलने के बाद स्टेबिलिटी और निकलने से पहले निकलने की परिस्थितियां या कंडीशंस, समझ रहे हो। तो अगर आपसे कोई बोले 2 रीजन दो, तो अगर आपको बोल के बताना हो खुद को या किसी और को, तो आप बोलोगे रेजोनेंस इन फिनॉल मेक्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, which makes the release of H+ ion easy, whereas after losing H+ ion, the so formed phenoxide ion is also more stable than the alkoxide one, because in phenoxide ion the negative charge on the oxygen again gets dispersed in the benzene ring due to resonance। ऐसे मुझे बोलते बोलते बीच में लगा मैं पूरा इंग्लिश में बोल गया, कई बच्चों के चेहरे मुझे देखे ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले, हिंदी में समझ में आ गया था तुम्हें पहले, पक्की बात है। अब कभी पेपर में आएगा तो ये मत बोलना अरे वही तो लिखा है, अरे वही तो लिखा है, अरे वही तो लिखा है, ऐसे मत बोलना, या तो एग्जैक्ट वही लिखना, या फिर अभी मुझसे दोबारा पूछ लो। समझ में आ गया। मैं इस क्वेश्चन को एक पूरी क्लास दे चुका था जब उस दिन तुम रिवाइज कर रहे थे, अभी आज दोबारा से उठा रहा हूं। तुम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते, मैं जानता हूं। लो क्वेश्चन लो, जेई मेंस, नीट। अब इसको बताने के लिए बुद्धि चाहिए, जिसको पता है उसे पता है। HClO4 वर्सेस HClO3 विच इज मोर एसिडिक, तो बताना था, पर 4 ऑप्शन में चारों के रीजन लिखे थे कि कौन से रीजन की वजह से। HClO4 कॉमा ये रीजन की वजह से, HClO3 कॉमा ये रीजन की वजह से। ऐसे एमसीक्यू देखे हैं किसी ने कि आपको सही आंसर दिया होता है, कॉमा लगा के रीजन भी दिया होता है? अच्छा, तो वही है, इन दोनों से कौन ज्यादा एसिडिक होता है। अब HClO4 पता नहीं क्या होता है, HClO4 का नाम नहीं सुना किसी ने अभी तक, ऐसा रहता है। अब जब ये जेई में आता है, नीट में आता है, तो बच्चा बस कहता है थोड़े पैसे कम कमा लेंगे, छोड़ो, तो वो एमसीक्यू छोड़ देता है। आपको लगता है ये इजी है, मैं बोल रहा हूं ये बहुत इजी है, ये इतना इजी है, इतना इजी है कि बुद्धिहीन तन्मय भी इसे कर सकता है, अगर वो यहां देखे, युग को ना देख के। कोई भी कर देगा इसको। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी ना, सेम डिट्टो बात इसमें लगाऊंगा और इसका आंसर निकाल दूंगा। और ऐसे 1500 क्वेश्चन होते हैं, एसिडिक कौन ज्यादा होगा, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, उसका एक ही लॉजिक है। अब कौन ज्यादा एसिडिक है वैसे अर्नव, कुछ उम्मीद? कोई नहीं, तुक्का मार रहा है तो बोल नहीं पता, हाँ तुक्का नहीं, तुक्के में तो फिर रीजन तो होगा नहीं ना। देखो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं, अब आप बताना स्ट्रक्चर के बाद। ये HClO4 है और ये HClO3 है। दोनों में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से निकलना है, तो वही रूल, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उस केस में ऑक्सीजन एक्सप्रेस जल्दी निकाल देगा। अब यहां पर प्योर आईक्यू टेस्टिंग है, रटना उठना कुछ नहीं है। क्या बोलोगे, कितने कहते हैं HClO3? ओनली डबल बॉन्ड है इसे भाई, ऑल्टरनेट क्या? तू मुझसे बोले कि H+ निकलने के बाद जो आयन बचेगा उसमें रेजोनेंस होगा तो मान लो, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है। सिंपल उत्तर सुन लो, सिंपल उत्तर। ये तुमने 11वीं में ना बहुत ठोक ठोक के दिमाग में डाला था कि ऑक्सीजन क्लोरीन में ताकतवर कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सुनना, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी खींचेंगे, ये भी खींचेंगे। कितने बंदे लगे हुए हैं? 3। क्लोरीन पे दिक्कत आएगी, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्लोरीन किसको दिक्कत देगा? ऑक्सीजन को। इस पर कितनी दिक्कत आ रही है वो बताओ। इसमें 3 बंदे हैं जो अपनी दिक्कत कहीं ना कहीं इधर इसके क्लोरीन के रास्ते इस तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर कितने बंदे हैं? तो यहां कहां पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा? इस पर ना डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव आ जाता है 3 O की वजह से। इन पर डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव आ जाता है। तो ये पूरा डेल पॉजिटिव
इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। वैसे अकेले क्लोरीन में ताकत नहीं है इतनी कि ऑक्सीजन से पंगा ले पाए, समझ रहे हो, पर उसको सपोर्ट करने के लिए 3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बैठे हैं, तो वो तीनों मिलके इसको परेशान करते हैं। इस पर पॉजिटिव आ जाता है, ये इस O को परेशान करता है। जब ये इस O को परेशान करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेता है, तो इस पर डेल पॉजिटिव आ जाता है, ये दुखी हो जाता है। फिर इसको आसपास कौन दिखता है? सेम प्रक्रिया दोनों में हो रही है, बस यहां परेशान करने वाले कितने लोग हैं यहां पर। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिलीज ऑफ H+ आयन इजी, ठीक है। तो ये पेपर में आता है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इन सबकी ट्रिक्स भी होती है। ट्रिक क्या होती है? जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, वो ज्यादा एसिडिक। इसमें Cl भाई साहब जो है वो +7 मिलेंगे आपको, इसमें +5 मिलेंगे। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये सब ट्रिक्स भी होती है, लेकिन बात ट्रिक की नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की कर रहे थे हम। खैर आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एसिडिक नेचर की बात हमने करी। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक 1 डिग्री। फिर और हमने रीजन दिया कि 3 डिग्री में 3 बंदे इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन पे भरमार हो गई नेगेटिव चार्ज की, H+ क्यों निकलेगा? 1 डिग्री में एक ही बंदा है तो H+ निकल सकता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में सबसे ज्यादा एसिडिक था 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और 1 डिग्री अल्कोहल से भी ऊपर फिनॉल। तो फिनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये एसिडिक का ऑर्डर है, ठीक है। इसके रीजन मैंने आपको बता दिए, पेपर में रीजन पे बात होती है ज्यादा। अब हम आते हैं सीधा केमिकल रिएक्शंस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अब हम अल्कोहल फिनॉल बना चुके, उनके बारे में जान चुके कि वो पानी में घुल जाते हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। हम ये पता कर चुके हैं कि फिनॉल अल्कोहल जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, हेलोएल्केन से बहुत ज्यादा होता है। सब बातें पता कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, बना लिया। अब उनसे क्या क्या बन सकता है वो देखते हैं। उनसे बनाने वाली पहली रिएक्शन नाम है एस्टेरिफिकेशन। क्या नाम है? ये कक्षा 10वीं की रिएक्शन है, बचपन में पढ़ी थी हमने। इसको हटाता हूं, यहां लिखता हूं, देखना। CH3 CH2OH आपका फेवरेट अल्कोहल, बचपन से जानते होंगे आप, इसे जानते हैं। इधर देखिए, प्लस CH3 CH2COOH। ऐसे बनाऊं या वैसे ही लिखूं जैसे देसी तुमने देखा है आज तक? असल में तुमने ऐसे देखा है ना इसको, COOH। तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH कहते हो। इसका नाम है अल्कोहल। क्या नाम है? अल्कोहल। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? सिंपल, भाई साहब का H और भाई साहब का OH पानी बनाएगा। क्या बनाएगा? भाई साहब का H और भाई साहब का OH क्या बनाएगा? तो मैं इसीलिए आपको बताने के लिए अगर इजाजत हो तो इस वाले CO को ओपन कर दूं, क्योंकि असल में ऐसा होता नहीं है। तो छोटे बच्चों को याद करवाने के लिए वो ऐसे लिख देते हैं, होता है COOH। क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, वो लिखते एक साथ है COOH। तो बच्चे के मन में जो बन जाती है पूरा एल्डिकीटो, अगला चैप्टर एल्डिकीटो, पूरे चैप्टर में बच्चा रद्दी रिएक्शन कर रहा होता है। मैं बोलता हूं CO ग्रुप पे अटैक करा दो, कहता है COOH में CO ग्रुप का है। अब वो COOH है, इमेज चेंज कर दो मन में, C डबल बॉन्ड OH। तो यहां का OH निकलेगा, यहां का H निकलेगा, क्या बना लेगा? तो ये भाई साहब आएंगे उड़ के और ऐसे होके उल्टे होके यहां पे लग जाएंगे। कैसे भैया? देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, कॉन्क H2SO4। इसके बिना एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं होती। और इस रिएक्शन की अच्छी बात क्या है कि पूरी ऑर्गेनिक में यही एक रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में है, जो रिवर्सिबल है। क्या है? रिवर्सिबल। उल्टी रिएक्शन चालू हो जाती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी। ये प्लस ये गिव्स, अब देखो क्या होने वाला है, इसको एज इट इज उतारूंगा मैं, CH3 CH2, तो CH3 CH2CO यहां पे आ गए गेरा जी, यहां देखें, CH3 CH2CO, ये एज इट इज आ जाएगा। OH तो निकल चुका है। इस तरफ से कौन आएगा? O CH2 CH3, तो यहां पर आ जाता है O CH2 CH3, तो इसे बोलते हैं R यानी कार्बन चेन। CO, फिर एक और O, और यहां पर एक और कार्बन चेन R डैश, RCOO R डैश, इसका नाम है एस्टर। क्या नाम है? और साथ में बनता है पानी। क्या बनता है? तो एस्टर और पानी मिल जाता है आपको, एस्टर और पानी। क्योंकि इस रिएक्शन में एस्टर बन रहा है तो एस्टर की फॉर्मेशन एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि एस्टर बनता है इसलिए इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन की 2-3 अजीब अजीब बातें हैं। पहली बात ये कि आपको इसको रटना इसी ऑर्डर में है कि अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर,
और इस तर्ज पे भी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक अल्कोहल है आर, बताइए क्या होता है, इसमें गलती कर देते हैं बच्चे कभी पेपर में ना, आर में आ जाता है, आर में आया भी था शायद कुछ साल पहले कि आर ओ एच प्लस आर सी ओ एच, ये R1 था और ये R2 था। तो अब एस्टर कैसा बनेगा? दो ऑप्शन आते हैं बच्चों, एक तो ये ऑप्शन आता है कि R1CO O R2 या फिर R2COO R1। कौन सा सही है? सेकंड वाला। बस ये क्लैरिटी अपने दिमाग को दे देना, आधे बच्चे भी सोच रहे हैं क्या फर्क क्या है दोनों में। ठीक है, तो अभी उन बच्चों के लिए बस ये जानकारी दे रहा हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड वाला जो R होता है ना, वो CO ग्रुप के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, CO ग्रुप के साथ डायरेक्ट। इसमें एसिड वाला R कौन है? R2। CO ग्रुप के साथ कौन जुड़ा है? R1। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल है कि R2CO एज इट इज रहता है, ये देखो R2CO एज इट इज रहता है, ये R1O एज इट इज रहता है, तो R1O भाई साहब जाकर R2CO में जुड़ जाते हैं, तो R2CO OR1 ये बन जाता है, R2CO OR1। इसको याद रखना, क्योंकि R1 R2 में रिएक्शन आई थी और बच्चे मजा करके आ गए थे, उल्टा करा है गलती से। कुछ बच्चों से गलती हो जाती है, ध्यान नहीं देते, उन्हें लगता है कार्बन चेन ही तो है, एक एल्कोहल के साथ आई है, एक एसिड के साथ आई है, बाद में एस्टर बनना है, कार्बन चेन COO कार्बन चेन। पहली बात तो एस्टर का फॉर्मूला याद करो, कार्बन चेन COO कार्बन चेन, एस्टर का फॉर्मूला कार्बन चेन COO कार्बन चेन, एस्टर का फॉर्मूला कार्बन चेन CO। याद करना पड़ेगा भाई, मैं ऐसे 10 बार डांस कर लूं तो याद हो जाए, तुम 20 बार लिख लो तो याद हो जाए, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो फायदा ही नहीं है। RCOO, ठीक है भैया, ये COO जो मैं बोल रहा हूं इसको समझ लेना, एक डबल बॉन्ड ऊपर, एक सिंगल बॉन्ड साइड में है, इसे एस्टर कहते हैं, एस्टर। ठीक है, तो एस्टर को बनाने की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, इसमें साथ में एक चीज बनती है पानी, क्या बनती है, क्या बनता है, सॉरी पानी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें डालना पड़ता है आपको मेन बंदा जिसका नाम है कॉन्क। पेपर में प्रश्न आता है, प्रश्न सुनो, प्रश्न टॉप 100 से उठ के आ रहा है, प्रश्न जो आपकी बुक के बीच में भी लिखा हुआ है उसका सॉल्यूशन भी लिखा है, तो सबने किताबें बंद करी होंगी ऐसा मान के चलता हूं हमेशा जब मैं पढ़ा रहा हूं ऑर्गेनिक। तो ये प्रश्न कहता है आपसे, ये प्रश्न कहता है आपसे कि यार एक बात बोलता है कि जब भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है तो ऐसा ऑर्डर आया हुआ है कि जब भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराओ लेबोरेटरी में तो दो बंदे बनते हैं, पानी और एस्टर। तो पानी या एस्टर में से कोई भी एक हटा दो, जैसे जैसे बनता रहे वैसे वैसे किसी एक को हटाते रहो, ईदर वाटर और एस्टर। जैसे ही एस्टरिफिकेशन चालू होती है, पानी जो बन रहा होता है ना, उस पानी को साथ साथ निकाल रहे होते हैं, निकालना पड़ता है, मजबूरी है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म करना पड़ता है, पैसा खर्च होता है, रिएजेंट लगते हैं पानी हटाने के लिए, हटाना पड़ता है पानी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई वाटर और एस्टर इज सडनली इमीडिएटली रिमूव्ड एज सून एज द एस्टर इज फॉर्म्ड। एस्टरिफिकेशन में प्रोडक्ट बनते ही प्रोडक्ट को हटाने के लग जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। क्या है, आपने इन दोनों को जोड़ के एस्टर और पानी बनाया, जैसे ही एस्टर और पानी का पहला एटम बना ना, वो दोनों जुड़ के क्या बनाने लग गए, एल्कोहल और एसिड। पर हमें तो एल्कोहल और एसिड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए उसको साथ साथ निकालते रहो, वरना वो उल्टा रिएक्ट कर जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल क्या है, सही है। अब इसका उत्तर क्या लिखोगे, उत्तर में क्या लिखोगे, कहानी तो सुन ली, पेश क्या करोगे, एस्टरिफिकेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन इज अ, so one of the product is removed immediately to prevent the reaction to take place in backward direction, to prevent the reaction, to prevent the reaction। एक एक वर्ड, एक एक स्टेटमेंट की लाइन बिल्कुल चूज करके बोली है मैंने, वही लिख के आना, अपने मन से मत लिख देना। फॉर्म्ड इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आर रिमूव्ड एज सून एज दे आर फॉर्म्ड। जैसे ही बनते हैं वैसे एस्टर या वाटर, और वाटर में से कोई एक निकाल देते हैं, तो लिखा है एस्टर और वाटर इज रिमूव्ड टू प्रिवेंट, ये देख लो यहां से मेन आंसर, टू प्रिवेंट द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन, टू प्रिवेंट द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन। इससे ऊपर इससे ज्यादा मत बनाना कहानी, ठीक है। एस्टर और वाटर इज रिमूव्ड टू प्रिवेंट द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन। याद ही किया हुआ है सब बच्चों ने इसको पास्ट के, आप भी याद ही करिएगा। आपको कहानी पता चल जाती है ना, उसका छोटा आंसर याद कर लेना चाहिए, वरना कहानी तो याद समझ में आती है, बना के लिख पाता बच्चा।
टू प्रिवेंट द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन, क्या कहानी थी? एस्टरिफिकेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें जब रिएक्शन होती है तो कौन गैस प्रेजेंस में एसिड और अल्कोहल डालते हो, एस्टर और पानी बन जाता है। हमें डर होता है कि एस्टर और पानी वापस से रिएक्ट करेगा एसिड और, इसलिए जैसे ही एस्टर और पानी बनता है उनमें से कुछ एक को, क्योंकि दूसरा वाला अकेला तो रिएक्ट करेगा नहीं, कोई एक भी निकाल देंगे तो रिएक्शन रुक जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन रुक जाएगी। तो अब इसका उत्तर शॉर्ट में क्या है? टू प्रिवेंट द रिएक्शन टू। अब आप सबने सुना है उत्तर, मैंने भी सुना है, आपने कितनी बार बोल दिया होगा? तो 5-6 बार बोल दिया हमने उत्तर। ठीक है, चौहान साहब बोलो उत्तर। एल्कोहल में एस्टरिफिकेशन एक अलग कैटेगरी की रिएक्शन थी, उसको हम पहली रिएक्शन दर्जा देते हैं, ये रही दूसरी रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज ये सारी आपने पढ़ रखी है, स्टार्टिंग की बहुत सारी पढ़ रखी है। ROH में HCl डालोगे, वही है ना, CH3 CH2OH प्लस HCl पानी, और क्या बन गया? CH3 CH2Cl प्लस सिंपल। HBr डालोगे Br लग जाएगा, HCl डालोगे HCl लग जाएगा। तो ROH में HX डालने पर, HCl डालने पर Cl लग जाता है, HBr डालने पर Br लग जाता है। ठीक है, तीसरी रिएक्शन ये भी आपने पढ़ी हुई है, डार्जन्स प्रोसेस। ROH SOCl2 RCl SO2 HCl गैस प्योर RCl, रिएक्शन का नाम डार्जन्स प्रोसेस। तीसरी रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है, चौथी ROH PCl3 RCl प्लस H3PO, सही है। और शायद पांचवी PCl5 ना हो, नहीं PCl3 PCl5 एक ही बात हो गई है ना। पांचवी रिएक्शन आ गई, रिएक्शन विद अमोनिया। हाँ, आपने ऐसे हॉफमैन अमोनोलिसिस पढ़ा था, याद है? याद है, याद है? क्या बना था उसमें? R3N, और उसमें क्या डाला था हमने? NH3 में क्या डाल रहे थे? RCl, सेम चीज, सेम चीज। इस बार NH3 में RCl नहीं ROH डालेंगे। क्या डालेंगे? तो NH3 में कितने H हैं? 3। एक ROH डालूंगा तो इसका OH और इसका एक H क्या बना लेगा? और R भाई साहब जाकर किससे जुड़ जाएंगे? तो ये बन गया RNH2 प्लस में कौन निकल गया होगा? फिर अगले स्टेप में मैंने इस RNH2 में एक और ROH डाला, अब फिर से इसका एक H और OH क्या बना लेंगे? पानी। और ये R ग्रुप जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के पास, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? R2NH प्लस H2। अभी भी नाइट्रोजन के पास कौन बाकी है? एक H। तो तीसरे स्टेप में दोबारा से R2NH डालूंगा और साथ में एक और ROH डाल दिया, ये H और ये OH पानी बना लेगा और आपके पास ये बन जाएगा। इसे बोलते हैं 3 डिग्री अमीन, इसे 2 डिग्री। इसे अमीन में नाइट्रोजन पर जितनी ज्यादा कार्बन चेन जुड़ी होती है उतना डिग्री होता है। नाइट्रोजन से डायरेक्ट एक कार्बन चेन जुड़ी है, 2 जुड़ी है, 3 जुड़ी है, उसके हिसाब से डिग्री डिसाइड होती है। यहां पर हमारा मकसद एक ही था जो मैंने आपको पहले बताया था कि NH3 में तीनों H हटाने हैं और तीनों H हटाकर क्या लगाने हैं? R। क्या लगाना है? तो हम 3 ROH ग्रुप लाते हैं, तीनों के OH को बोलते हैं जाकर इसके H निकाल लो, और ये 3 R ग्रुप जाकर इससे जुड़ जाते हैं। ये काम एक एक करके होता है। पहले एक H निकलता है NH3 से और एक R जुड़ता है, फिर दूसरा H निकलता है, दूसरा R जुड़ता है, तीसरा H निकलता है, तीसरा R जुड़ता है। यहां तक देखें तो एक R जुड़ चुका है, अभी 2 H हैं। यहां तक देखें तो 2 R जुड़ चुके हैं, एक H बाकी है। यहां पे देखें तो तीनों R जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं 3 डिग्री, इसे 2 डिग्री, इसे 1 डिग्री अमीन। तो रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद अमोनिया। अगर आप ROH को अमोनिया से रिएक्ट कराओ तो आप 1 2 3 तीनों डिग्री के अमीन बना सकते हो। ठीक है, ROH को अमोनिया से। ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी? पांचवी। पहली एस्टरिफिकेशन, दूसरी HCl डालोगे तो RCl बन जाएगा, तीसरी डार्जन SOCl2, चौथी PCl3 और पांचवी अमोनिया। अच्छा, ये बेंजीन की रिएक्शन है। अब बेंजीन की रिएक्शन पे आ गए हैं, देख लेते हैं। ये आपकी बेंजीन की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन फिनॉल की, तो इसमें बोलेंगे पहली रिएक्शन, वो 5 थी। ये बेंजीन की पहली रिएक्शन। बेंजीन में क्या होता है फिनॉल में, कि फिनॉल में अगर आप गलती से भी जिंक डाल देते हो, क्या डाल देते हो? तो जिंक डस्ट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मैं DUST यहां पे लिख रहा हूं, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर। तो अगर आप जिंक डस्ट डालते हो तो जिंक डस्ट OH को निकाल देते हैं, OH को निकाल देते हैं। और OH मतलब मान लो तुम OH का H तो ही रह जाएगा जो कि दिखता नहीं है, और O भाई साहब Zn के साथ बना लेंगे,
ZnO। तो यानी कि शॉर्ट में कहूं तो फिनॉल से OH हटाना है तो जिंक डस्ट डाल दो, क्लोरोबेंजीन से Cl हटाना था तो हमने निकल एल्यूमिनियम एलॉय डाला था, लास्ट रिएक्शन लास्ट चैप्टर। तो निकल एल्यूमिनियम एलॉय डालने पर क्लोरोबेंजीन से क्लोरो हट गया था। यहां पर फिनॉल से OH हटाना है तो क्या डाल देंगे, जिंक डस्ट। क्या डाल देंगे, जिंक डस्ट। ठीक है, अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा जिक्र किया था इसका। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना। क्या निकालना, ये रिएक्शन डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मार्कोनिकोव रूल की तरह ही होती है, पर इसमें एंटी मार्कोनिकोव का कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, सिंपल बात। डिहाइड्रेशन मतलब जहां पर लगा है OH वहां से OH निकालो, उसके बगल वाले कार्बन से H निकालो। तो यहां पर बंदा कौन यूज होता है, कॉन्क, और टेम्परेचर बड़ा इसका मैंडेट है याद करना, 443 केल्विन। जब भी आप अल्कोहल में 443 केल्विन पर क्या डालते हो, कॉन्क H2SO4, तो होगा यही कि अगर CH3 CHOH CH2CH3 ये अल्कोहल है आपका, इस अल्कोहल में मैंने क्या डाला, कॉन्क H2SO4। ये जो कॉन्क होता है ना, कॉन्क H2SO4 को देखते मेरे मन ने बोल दिया पानी निकलने वाला है भाई, OH और H निकलेगा, और टेम्परेचर देख के तो पक्का यकीन हो गया। रिएक्शन का नाम ही निकल जाता है मुंह से इतना पढ़ने के बाद, डिहाइड्रेशन। जहां पे OH लगा है वहां से OH निकलेगा और बगल वाले किसी कार्बन से H। पर याद करो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, अल्कोहलिक KOH, सेट्जेफ रूल। अल्कोहलिक KOH याद है, सेट्जेफ रूल कहता था वहां से H निकलेगा जहां पे कम H हो, H वहां से निकलेगा जहां पर। तो CH से इस वाले कार्बन से OH निकल गया, लेकिन इस कार्बन के इर्द गिर्द दो कार्बन है, ये और ये, तो जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां से H निकलेगा। तो यहां से OH, इस वाले से H, और बीच में डबल बॉन्ड, तो कोने वाला CH3 एज इट इज रहेगा, ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और फिर लास्ट में CH3। तो इससे निकल गया एक H, इससे निकल गया OH, और HOH पानी बना लेंगे। यहां पे प्लस में लिख देता हूं पानी। रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या नाम है, अल्कोहल से एल्कीन बनाना हो, अल्कोहल से एल्कीन बनाना हो, अल्कोहल से पानी निकालना हो, अल्कोहल से OH और H निकालना हो, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर देंगे, काम हो जाएगा। कोई दिक्कत, श्योर, पक्की बात है। अल्कोहल की छठी रिएक्शन है या सातवीं, सिक्स्थ है ना भाई, वो तो फिनॉल की थी ना। अच्छा, अब पेपर में आता है इसका मैकेनिज्म, इसका कि डिहाइड्रेशन होती कैसे है। क्या 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। आप ऑर्गेनिक का पहला मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक में 7 मैकेनिज्म है। कितने, आपने SN1 SN2 पढ़ा था, लेकिन वो मैकेनिज्म नहीं थे, वो तो एक स्टेप्स थे पूरे। वो जो आपने जनरल पढ़ा था ना, RH प्लस ये कार्बोकेटायन बनेगा, ये होना, तो SN1 SN2 को हटा दें तो टोटल 7 मैकेनिज्म थे, जो बिल्कुल डिटेल्ड पेपर में 3 नंबर में एक मैकेनिज्म आता है बोर्ड एग्जाम में। हर साल बोर्ड एग्जाम में एक मैकेनिज्म आता ही आता है। और कभी कभी क्या होता है, किस्मत बच्चे की अच्छी होती है ना, तो और पार्ट में आता है, ऊपर 3 नंबर की कन्वर्जन और नीचे 3 नंबर का मैकेनिज्म। और में जन्नत है भाई, मैकेनिज्म सबको याद होता है, कन्वर्जन में तो नहीं क्या बनाना पड़ेगा। तो 3 स्टेप में होता है। पहले ये स्टेप के नाम लिखे, आप क्या करने वाले हो, डिहाइड्रेशन। क्या, तो डिहाइड्रेशन में 3 स्टेप अगली क्लास में आपको कराऊंगा, लेकिन फिर भी अभी मैं तेजी से बता देता हूं, याद मुझे कराना है यहीं पर। क्या कहते हैं, देखना ध्यान से। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन मतलब H प्लस अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, अल्कोहल पे। पहले अल्कोहल बनाते हैं भाई, CH3 CH2OH, इस पे लोन पेयर ऑक्सीजन पे, हाँ ना बोलो। हमने बंदा कौन डाला है, कॉन्क H2SO4, कौन डाला है, और वो क्या देगा हमें, H प्लस, एसिड है भाई, H प्लस देगा। तो कॉन्क H2SO4 से H प्लस आता है, और अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर जो खाली पड़े होते हैं उन पर जाके ऐसे एरो बना रहा हूं, अटैक कर देगा, और आपको ये मिल जाएगा CH3 CH2OH और एक और H। किसके लोन पेयर थे ये दोनों, इसको छीनने का प्रयास किसने करा, H ने। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, हाँ जी सर, 2 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी चीजों पे ध्यान है आपका। तो ये क्लियर है। तो CH3 CH2OH। आप देख रहे हो किसने बंदे ने आके अटैक किया। इस पूरे स्टेप में एक ही काम हुआ कि एक H प्लस आया, H प्लस मतलब इसको प्रोटॉन कहते हैं H प्लस को। तो H प्लस आया, H प्लस ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, फिनॉल के ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया, तो H प्लस का एडिशन हुआ, यानी कि प्रोटॉन का एडिशन, प्रोटोनेशन, पहला स्टेप। तो ये बनता है पहले स्टेप में बस। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीजन तो पागल थोड़ा है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ऑक्सीजन पे सहन नहीं होता पॉजिटिव चार्ज रखना। वो
जल्दी से किसी भी आसपास वाले बॉन्ड को तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उस बंदे पे पॉजिटिव चार्ज पास कर देगा। तो यहां पर क्या होगा अगले स्टेप में, ऑक्सीजन भाई साहब देखो ये तो मेहमान आया अभी नया नया और आसपास H+ भरे पड़े हैं क्योंकि आपने डाला है कॉन्क H2SO4, तो H से तो O बच नहीं सकता। तो उसने क्या सोचा, मैं क्या करता हूं, कार्बन के बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता हूं। तो ऐसी कहानी हो जाती है, CH3 CH2 OH पॉजिटिव। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये यहां जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के हैं ये कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। तो ये हो जाने वाला है बच्चों CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन। प्लस में पानी, ये जो आप देख रहे होंगे HO H2O निकल गया, पानी बन गया। तो वही तो था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ना, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब पानी। सेकंड स्टेप में पानी निकल चुका है, काम पूरा, पर एल्कीन नहीं बना, अभी एल्कीन नहीं बना। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा डी प्रोटोनेशन, H+ वापस से निकलेगा, कहां से, इससे नहीं, इससे। कैसे, CH2H लिख रहा हूं इस बार, इसे ओपन कर रहा हूं, CH2 पॉजिटिव। अब ये भाई साहब को हमने उठा के रखा, CH3 में एक H को नीचे लटका दिया, अब ये वाला H जो है ना ये निकल जाता है, क्योंकि कार्बोकेटायन भी स्टेबल नहीं होता, ये ऑटोमेटेड तरीके से होता है कि ये वाला H निकल जाता है और आपको क्या मिलता है, जब ये H निकलेगा, H+ निकलेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो इस पे नेगेटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड प्लस H+। स्टार्टिंग में H+ रिएक्शन में डाला था, वही H+ लास्ट में वापस आ गया, इसीलिए कैटलिस्ट है। क्या है, तो इस रिएक्शन में जो कॉन्क H2SO4 आप डाल रहे हो, ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है, रिएक्शन में खत्म नहीं हो रहा। H+ आपने डाला, एक वापस मिल गया, एक H+ रिएक्शन में खर्च नहीं हुआ। तो H2SO4 कैटलिस्ट है, टेम्परेचर 443 केल्विन। 3 स्टेप, स्टेप के नाम रटने हैं और अंदर की रिएक्शन लिख के आनी है, ठीक है भैया।